ओके सर, ये मैंने इलस्ट्रेशन आप लोगों को करने के लिए दी थी कल जब हम लोगों की क्लास हो रही थी, तो क्या तुम चाहते हो ये इलस्ट्रेशन में करवाऊं? क्या चाहते हो ये इलस्ट्रेशन करवाऊं मैं? चलो देख लो, ये एक अच्छी इलस्ट्रेशन है जिसमें लेसर के सारे कॉन्सेप्ट शामिल है। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर लूं। सर एक्सेल शीट नजर आ रही है? अच्छा, ये लेसर वाला मैंने आप लोगों से डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है ना ऑलरेडी? मुझे मैसेज करके बताते हो, लेसर वाला डॉक्यूमेंट मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है ना ग्रुप पे? मुझे मैसेज करके कंफर्म करते हो? अच्छा, मैं वापस कर देता हूँ, लेसर वाला डॉक्यूमेंट वापस कर देता हूँ। जी सर, मैंने शेयर कर दिया है, मैंने ग्रुप पे भेज दिया है। अच्छा आरिफ, तुम्हें ग्रुप से रिमूव किया हुआ है, तो आई डोंट नो क्यों ग्रुप से तुम्हें रिमूव किया हुआ है। खैर, तुम शिजर से कांटेक्ट कर लो सो दैट ही कैन ऐड यू अप। तो मेरा बच्चा, तुम लोगों ने कोई हरकत की होगी ना, तभी तुम लोगों को ग्रुप से रिमूव किया होगा। शिजर से कांटेक्ट कर लो एक दफा, प्रॉपरली रजिस्टर हो जाओ, ताकि जो है वो तुम लोग प्रॉपरली क्लास ले सको। यानी तुम्हें कुछ पैसे तो नहीं भरने पड़ रहे हैं ना, फ्री के अंदर तुम लोग बैठ रहे हो। तो एक प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन करवा लो, कोई मसले वाली बात थोड़ी है। तुम्हें कोई ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें कोई मार डालेगा या तुमसे पैसे मांगेगा। सही है ना? तो जो बच्चे ग्रुप पे नहीं है वो शजर से कांटेक्ट कर लें, वो तुम्हें ऐड कर देगा। चलो सर, बात करते हैं। तुम लोग एक काम करो, मोबाइल पे ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसको जरा खोल के रखो, क्योंकि मेरे लिए स्क्रीन को शफल करना ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं आंसर जो है मैं चाहूंगा तुम लोग मोबाइल पर अपने पास खोल के रखो। अच्छा सर, मैं करवाता हूँ इसको। बोलता है, मोबाइल पे एक साथ स्प्लिट स्क्रीन। मुन्ना आवाज नहीं आ रही, अगर कुछ पूछ रहे हो तो क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं बस ये पूछ रहा था सर, इतना फाइल कैसे, फाइल खोलेंगे तो जूम बंद हो जाएगा सर। अच्छा, तो मोबाइल पे ही ले रहे हो क्लास? और क्या सर? ओके, सर ये एक बार जुगाड़ हो जाएगा सर, हो जाएगा, वो मिनिमाइज हो जाता है। देख लो, कोई अगर हल हो सकता है, कोई वर्क अराउंड निकल सकता है तो अच्छी बात है। अच्छा नहीं सर, नहीं, निकल आएगा। बोलता देखो है कैलकुलेट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालनी है, नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है, एंट्रीज बनानी है पूरे टेन्योर के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। और बोलता है एंट्री बनाओ ये अज्यूम करके कि एसेट की वैल्यू जो है वो 50,000 रहती है, और फिर एंट्री बनाओ अज्यूम करके कि एसेट की वैल्यू 70,000 रहती है। सही है ना? अब बोलता है कंपनी ए
लेसर साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट लीजिंग अ प्लांट टू कंपनी बी। कंपनी ए कंपनी बी से कॉन्ट्रैक्ट करती है। कंपनी ए क्लासिफाइज द लीज एज फाइनेंस लीज, जो लेसर है वो फाइनेंस लीज के तौर पे क्लासिफाई करता है। कमेंसमेंट डेट जो है वो 1 जनवरी को है और लीज टर्म जो है वो 10 साल है। द लीज पेमेंट रिसीवेबल बाय कंपनी ए आर 33,000 पर एनम। लीज पेमेंट जो कंपनी ए को मिलेंगे हर साल एनुअली एरियर्स में 33,000। लास्ट टाइम जो हमने लेसर का क्वेश्चन किया था उसमें हमने एडवांस में किया था, अभी इन एरियर्स में कर रहे हैं। फिर बोलता है कंपनी ए एक्सपेक्ट्स द प्लान टू हैव अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 1,00,000। ये मैं शेयर कर देता हूँ क्वेश्चन। कंपनी ए एक्सपेक्ट्स दैट द प्लांट वुड हैव अ वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 1,10,000 एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, यानी रेजिडुअल वैल्यू 1,10,000 है। कंपनी भी गारंटीड द एसेट विल हैव अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 66,000, यानी जो गारंटी किया है लेसी ने वो 66,000 किया है। इसका मतलब है अनगारंटीड कितना होगा, 1,10 माइनस 66, 44,000। अब बोलता है कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू जो प्लांट की है जब लीज हुई वो है 2,20,000। द इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय द लेसी वर nil. Interest rate implicit in the lease is 12.174776%. सर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कुछ भी नहीं थी, जो IRR है वो है 12.174776%। सर IRR क्या होता है? सर ये वो वैल्यू होती है जिस पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट बराबर हो जाती है फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के। ये हमने लास्ट सेशन में बात की थी। तो सर आओ आओ हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सही है सर। सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, GIFL निकालनी है। सबसे पहले हमें GIFL निकालनी है। अच्छा जी, तो सर सॉल्यूशन, क्वेश्चन का नाम क्या है, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन है कंपनी है। पेज नंबर क्या है सर ये इस हैंडआउट का? हैंडआउट का पेज नंबर नहीं दिया हुआ तो मैं लिख देता हूँ इलस्ट्रेशन 1। सर एक्सेल शीट नजर आ रही है? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज हमें पता है क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, कैश फ्लो को जॉट डाउन कर लेना है। सर कितने सालों का कैश फ्लो है? 10 सालों का। सही है ना, 10 सालों का कैश फ्लो है। सर ये आपके कैश फ्लोज आ जाएंगे। आपने पहले साल के एंड पे 33,000, फिर आपने 10 सालों तक 33,000 पे किए। और आपको पता है कि GIFL का फॉर्मूला क्या होता है, लीज पेमेंट, उसके अंदर GRV और UGRV दोनों शामिल करते हो, ऐसा ही है ना। तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है आपकी? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है 66,000। 66,000 गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, और अनगारंटीड कितनी है 44,000। तो सर आप अलग अलग क्यों कर रहे हैं, आप एक साथ ही लिख देते। सर आपका जो फॉर्मूला है ना GIFL का, उसके अंदर जो है वो अलग अलग इसने अकाउंट फॉर किया हुआ है, वो गारंटीड को लीज पेमेंट का हिस्सा मानता है, तभी मैंने अलग से इसको दिखाया हुआ है। तो सर ये 66,000 ये क्या है, ये गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है GRV, मैं लिख भी देता हूँ। और ये 44,000 क्या है, UGRV। सर ये कैश फ्लो आ गए, प्रेजेंट वैल्यू ले लेता हूँ। रेट क्या है प्रेजेंट वैल्यू का, 12.174776%। 12.174776%। सर अब ये देख लो फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ, दिस डिवाइडेड बाय 1.12174,776 की पावर, एक साल पीछे लाना है तो 29,000। इसी तरीके से मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूंगा तो मेरे पास हर साल की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर, मुझसे बात करो। सर एक सवाल है मेरा।
सर ग्रॉस में तो नहीं नहीं देते ना प्रेजेंट वैल्यू। सॉरी, सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं देते हम लोग। नहीं, ग्रॉस नेट प्रेजेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर टोटल कैश फ्लोज आते हैं। जीआईएफएल और एनआईएफएल में फर्क ही यही है कि सर जीआईएफएल जो है वो अनडिस्काउंटेड वैल्यू होती है और जो एनआईएफएल होती है वो डिस्काउंटेड वैल्यू होती है। तो सर आपने ये प्रेजेंट वैल्यू क्यों ले लिए साथ? सॉरी, तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये प्रेजेंट वैल्यू क्यों ले ली है आगे? प्रेजेंट वैल्यू क्या? क्यों ले ली है सर? ये तो ग्रॉस पे नहीं कर रहे हम वर्किंग। आवाज आ रही है? अच्छा अब सही है। अब सही है? यस अब सर। कुछ, हाँ अब कुछ हो गया? नहीं सर, ऊपर मैंने हेडिंग देखी, मुझे लगा सर आप ग्रॉस की वर्किंग कर रहे हैं, मैं हैरान हो गया था सही है? ये सर प्रेजेंट वैल्यू क्यों कर रहे हैं। ठीक है अब सर, सही है? थैंक यू। यस सर, बेहतरीन है आपका। चलो सही है। तो सर हमने इस वर्किंग के अंदर जो है, इस वर्किंग के अंदर एक साथ जीआईएफएल भी निकाल ली और एनआईएफएल भी निकाल ली। सर इधर तक किसी का कोई सवाल? सर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करेंगे? नहीं, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे। अभी आगे ट्रीटमेंट आएगा तो बताऊंगा। किसी सूरत के अंदर इसको कैपिटलाइज करते हैं, किसी सूरत में एक्सपेंस आउट करते हैं, उसको मैं बताऊंगा। अलबत्ता लेसी के केस में आरओयूए का हिस्सा बनाते हैं, ये चीज हमें पता है। सर यहां तक क्लियर है? किसी का कोई और सवाल? इफ एनीवन हैज गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। सर आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लेते हैं। लेट्स प्रिपेयर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल 10 साल का बना लेते हैं, सही है ना? ओपनिंग आ जाएगा, इधर आ जाएगा इंटरेस्ट एट 12.174776%। इसके बाद क्या आएगा बच्चों? रेंटल रिसीव्ड आ जाएगा और ये आ जाएगा क्लोजिंग। ओपनिंग कितना होगा सर? प्रेजेंट वैल्यू 2,20,000, सही है ना? आपको पता है कि जो आपका रिसीवेबल होता है उसमें इंटरेस्ट को आप शामिल नहीं करते। रिसीवेबल जो बुक होता है वो एनआईएफएल से होता है। 2,20,000 पे इंटरेस्ट लगा लेते हैं इंटू 0.12174,776। रेंटल कितना है बच्चा? -33,000। यू वुड एप्रिशिएट कि सर कुछ भी नहीं है, ये आपका लेसी का रेप्लिका है। जो लेसी में एक्सपेंस होता है वो यहाँ इनकम है और जो लेसी में जो पेमेंट होती है वो यहाँ रिसीट है। सर क्लियर है? सर यू वुड अप्रिशिएट कि जो रेजिजुअल वैल्यू थी वो साल के एंड पे 1,00,000। अच्छा, किसी के दिमाग में सवाल आया कि रेजिजुअल वैल्यू को जो है मैं इन्वेस्टमेंट का हिस्सा क्यों बनाता हूँ? किसी के दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर मैं रेजिजुअल वैल्यू को इन्वेस्टमेंट का हिस्सा क्यों बना रहा हूँ? सर वो तो अंदर सोच बात है ना कि कल को आपने इसको बेचना है तो उसमें से पैसा ही मिलना। हाँ जबरदस्त सर, एक्चुअली इट्स ऑल्सो माई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसको मैं बेचूंगा तो क्या होगा, इसको बेच के भी पैसे ही मिलेंगे। तभी रेजिजुअल वैल्यू को जो है वो मैं इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनाता हूँ। बाजुकात लोग बोलते हैं कि सर रेजिजुअल वैल्यू, बिल्कुल बाजुकात स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि सर रेजिजुअल वैल्यू जो है उसको इन्वेस्टमेंट का हिस्सा क्यों बना रहे हो? सर असल में वो आपसे पढ़े नहीं होंगे ना, इसलिए वो पूछते हैं। क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ असल में वो आपसे पढ़े नहीं होंगे ना, इसलिए वो पूछते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़े। एंट्रीज पास कर लें, एंट्रीज पास कर लें।
राशिद बाबू आवाज आ रही है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो। अच्छा सर, अब एंट्रीज बना लेते हैं। मैं चाहूंगा सब इधर मुतवज्जे रहें। ईयर 0 पर एंट्री क्या पास होगी? बल्कि एग्जैक्ट डेट क्या है राशिद, एग्जैक्ट डेट क्या है? अच्छा 1 जनवरी 2001 है। 1 जनवरी 2001। सर एंट्री क्या पास होगी, कोई बताएगा? लीज रिसीवेबल डेबिट। अच्छा लीज रिसीवेबल को तुम एनआईएफएल भी लिख सकते हो, सही है ना? लीज रिसीवेबल को एनआईएफएल भी लिख सकते हो। लीज रिसीवेबल डेबिट और पीपी क्रेडिट। राशिद हमारे साथ है या चला गया? नहीं सर, सुन रहा हूँ आपको। ओके सही है। सर कोई सवाल, कोई कीड़े? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो अगर कोई सवाल है तो प्लीज। अच्छा सर अगर तुम्हारी इजाजत हो तो अब चूंकि आगे 10 सालों के लिए एक ही एंट्री पास होनी है, तो मैं एक साथ जो है इसकी प्लॉटिंग कर देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये देख लो मैं इस तरीके से प्लॉटिंग कर रहा हूं। सर पेपर में ऐसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख लो मैं क्या कर रहा हूँ। Please, debit, receivable debit, PP credit, money,
the receivable debit NIFF net investment finance fees. सर वैसे एक बात पूछूं आपसे, हाँ मुन्ना पूछो। नहीं क्या, अच्छा अब वैसे ये कि अभी तक आपने जितना कराया ना लीज वाला IFRS 16, मतलब ये आसान ही था, ज्यादा मुश्किल नहीं था क्या? मतलब ये मतलब आई कैप ऐसा कर सकता है कि मतलब वो आपको जो, जैसे आपने जैसे अभी आज पढ़ा है ना कि आखिरी में वो रेजिडुअल वैल्यू को होती है, अगर वो रेजिडुअल वैल्यू चेंज कर दे जैसे हम FR1 में करके आए थे, यार राशिद तो तुम्हारी मतलब आवाज ना बहुत कम आ रही है। सर अब आवाज क्लियर आ रही है? अब बेहतर है, क्या बोल रहे हो? सर मैं बस ये पूछ रहा था, वैसे आप मसला नहीं, आप काम करते रहो। जैसे आज आपने पढ़ा है ना कि अभी तक तो खैर हमने जितना पढ़ा वो आसान ही लगा, इतना खैर मुश्किल नहीं था, बस प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। राशिद मगर राशिद राशिद, एक मिनट रुक राशिद। क्या सर बोले ना? राशिद एक मिनट रुक, मैं तेरा सवाल ले रहा हूँ। ओके सर। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था, उंगली जो ऊंची है ये पार करा दे, पागल मैं तेरी का टुकड़ा है तेरे दिल का। हाँ भाई, क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है मैंने क्या किया है? अच्छा, यस ये एक सर। सवाल है, पूछा कहा कि सर फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है फलिया। सर अगर फेयर प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंट होगी तो किससे बुक करेंगे? लोअर ऑफ से बुक करेंगे। बहुत अच्छा सवाल फलिया का। सर मुझे बताओ, यहाँ से क्लियर है? सर मेरे मुझे ये बताओ बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? सर राशिद। जी सर, आप जवाब नहीं देते, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ, सवाल नोट कर रहा हूँ सर। हाँ, अब पूछो। सर मेरा मासूमाना सा प्यारा सा सवाल था कि क्या ऐसा हो सकता है, मतलब आई का अगर आपको पेपर में ये दे दे कि अभी की रेजिडुअल वैल्यू ईयर 1 की कुछ और हो, ईयर 2 की कुछ और हो, ऐसा हो सकता है? यार ऐसा हो नहीं सकता, इतना मुश्किल जो है ना, कॉम्प्लिकेटेड दे नहीं सकता। सर FR1 में तो आता था ना? FR1 में क्या? FR1 में नहीं आता था? FR1 में भी तो आता वो था। पीपी का आई देखो, अगेन अगेन FR1 में बिल्कुल आता था, मगर वहां वो पीपी की टेस्टिंग कर रहा होता था, यहाँ वो लीज की टेस्टिंग करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये भी वो जो आंसर, वो भी तुम्हारा आंसर। कॉन्सेप्ट है ना, वो पीपी का कॉन्सेप्ट है। हाँ, अगर ये हो सकता है कि वो तुम्हें पीपी का एक सवाल बना के दे दे IE16 का, क्योंकि उसने अपनी एक गाइडलाइन दी हुई है कि भाई मिनिमम 8 मार्क्स का सवाल जो है वो पूछ सकता है। सही है ना? जी जी सर। सही है। IFRS 16 के तहत पूछना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। रीजन भी कि IFRS 16 में ऑलरेडी इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि शायद ये पूछ के ना यानी फजूल सी बात होगी। हाँ पूछ सकता है, वो IE16 के तहत पूछ सकता है, इसमें नहीं पूछेगा। ROUA में पूछना मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके। यस सर। अच्छा राशिद बाबू, ये जो तुम जो है थोड़ा सा शायराना अंदाज में जो बात कर रहे हो, कोशिश करो कि थोड़ा सा जो है प्रोफेशनली बात करो। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, अच्छा वो रात के वक्त थोड़ा सा डाउन हो जाता है, सॉरी सर। रात के वक्त जो है कोशिश करो, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, वो और भी मोहतरमाएं भी हैं, तो ऑफेंड ना हो जाए ना।
कि यार ये कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कोई जो है वो इनफॉर्मल क्लास हो रही है, तो थोड़ा सा जो है ठीक है, अगर सारे लड़के होते तो आई हैव नो इशू, बट Sir, अगेन I वी हैव। really withdraw my words. I'm sorry about that. चलो आगे आगे बढ़ते हैं सर। अब सर ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि सर ये वाली चीज अभी हम एंट्री पास करते हैं, प्रिपेयर एंट्री अज्यूमिंग एसेट्स वैल्यू रिमेन्स 50,000 एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। बोलता है सर आप एंट्री बनाओ, अज्यूम करो कि एसेट की जो वैल्यू है वो 50,000। अब मैं एक काम करता हूँ, तीन केसेस बना लेता हूँ, तीन केसेस बना लेता हूँ। केस वन, सर व्हाट इफ एसेट की जो वैल्यू है वो 1,10,000 ही रहती है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। सही है, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म एसेट की वैल्यू जो है वो 1,10,000 ही रहती है। तो सर एंट्री क्या पास होगी, जल्दी से बताओ। आपका पीपी डेबिट हो जाएगा, एनआईएफएल क्रेडिट हो जाएगी, कितने से, 1,10,000 से। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? अगर तो इसकी रेजिजुअल वैल्यू 1,10,000 ही रहती तो क्या होता? इधर तक क्लियर है बच्चों? इधर तक क्लियर है बच्चों? अब केस टू हम करते हैं कि सर व्हाट इफ इसकी वैल्यू 1,10 की जगह, व्हाट इफ इसकी वैल्यू 1,10 की जगह, इस अगर तुम सवाल पढ़ो तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि सर व्हाट इफ इसकी वैल्यू 1,10,000 की जगह रह जाती है 50,000। सर फिर क्या करेंगे? व्हाट इफ इसकी वैल्यू, रेजिजुअल वैल्यू 1,10 की जगह 50,000 रह जाती है, फिर क्या करेंगे? तो सर जरा देखेंगे। केस टू, एसेट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज टर्म 50,000। सर मुझे बताओ इसने गारंटी कितना किया था, इसने क्या बोला था, गारंटी कितना किया था? इसने गारंटी किया था 66,000, हमने पढ़ा था ना, इसने गारंटी कितना किया था, 66,000। अब हमें पता है कि हमारे जो एसेट की वैल्यू है वो तो अब है 50,000। अब क्या होगा, तो सर एनआईएफएल जो क्रेडिट होगा वो तो तुम्हारा 1,10 से ही होगा, क्योंकि तुम्हारी बुक्स में 1,10 पे आ रहा है। पीपी जो डेबिट होगा वो 50,000 से होगा। सर इसने गारंटी किया था कि भाई मिनिमम 66,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर 66 से कम मिले तो वो मैं दूंगा। जल्दी से बताओ मुझे कैश कितना मिलेगा लेसी से, 66 के माइनस 50 के, जल्दी से बताओ लेसी से कितना लूंगा, 16,000। 16,000। और बाकी जो होगा वो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितना होगा, 44,000। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? मानते हो या नहीं मानते बच्चों? Yes, sir. लेसी ने बोला था भाई 66,000 तक का मैं वादा कर रहा हूँ, 66,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं मिलेंगे मैं दूंगा। अब 50 मिल रहे हैं तो इसका मतलब है लेसी और कितने देगा, 16। बाकी जो होगा वो क्या होगा, वो मैं दूंगा, मेरा लॉस होगा। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, मानते हो या नहीं मानते बच्चों? Yes, sir, बिल्कुल। किसी का कोई सवाल, कोई फतूर, कोई कीड़े, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। केस थ्री, केस थ्री देख लेते हैं सर। सर सवाल में दिया हुआ था कि अज्यूम करो कि सर इसकी वैल्यू 70,000 रह जाती है, फिर क्या होगा? तो जल्दी से बताओ, मेरा एनआईएफएल जो क्रेडिट होगा वो तो 1,10 से ही होगा। पीपी कितने का आएगा, 70,000। सर इसने तो वादा किया था 66 का, आपको 66 से ज्यादा ही मिल रहे हैं, तो बाकी सारा का सारा क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितने का होगा सर, लॉस कितने का होगा सर? सर मानते हो या नहीं मानते? कोई सवाल, कोई सवाल, मुझसे बात करो।
Why discounting the GRV? Isn't gross investment in lease present value of payments? नहीं 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 नहीं। अच्छा, हाँ जरिया आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि सर डिस्काउंटिंग को जो है आप GRV को क्यों डिस्काउंट कर रहे हो? जरिया बेटा मैंने अभी बताया था कि जो लीज पेमेंट होती है ना, लीज पेमेंट लेसर के पर्सपेक्टिव से, उसकी डेफिनेशन के अंदर GRV भी शामिल होती है। दिस इज वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन लेसी एंड लेसर वाली लीज पेमेंट। सर जो लेसर की लीज पेमेंट होती है उसके अंदर GRV भी शामिल होती है। तो जब तुम लीज पेमेंट की डिस्काउंटिंग की बात करते हो तो इसका मतलब है कि GRV भी डिस्काउंट होगी। सही है बच्चा? जो लेसर की लीज पेमेंट है उसके अंदर GRV भी शामिल होती है, इस वजह से वो डिस्काउंट भी होती है। कोई और सवाल प्लीज? कॉपी करना चाहोगे इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो। सर इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो। आगे बढ़े। आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा सर, अब एक सवाल दे रहा हूं, मैं चाहूंगा उसको अटेम्प्ट करो। बच्चों एक मिनट रुको, हाँ एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, लेट मी पिक दैट अप। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, मैं चाहूंगा इसको अटेम्प्ट करो। लेट मी शेयर द क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू। अच्छा यार देखो, IFRS 16 की जो है ना, मैंने एक प्रैक्टिस किट आप लोगों से शेयर की थी।
IFRS 16 का जो है ना क्वेश्चन, लीज के क्वेश्चंस के नाम से मैंने आप लोगों से एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था और उसके सॉल्यूशंस भी मैंने शेयर किए मैं। तो मैं चाहूंगा प्लीज, जैसे तुम लोगों ने IFRS 9 और IFRS 8 की प्रैक्टिस की है ना, वैसे ही इस क्वेश्चन की भी जो है तुम लोग खुदारा प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारे अपने भले के लिए। सही है? जैसे IFRS 9 और IFRS 8 पे हम लोगों का कल सेशन है ना प्रोबेबली। IFRS 9 और IFRS 8 पे हमारा कल सेशन है ना बच्चों? यस सर। अच्छा सर, ये एक बड़ा मजे का क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इसको अटेम्प्ट करेंगे। फ्रेंच वेनिला लिमिटेड, स्क्रीन नजर आ रही है? फ्रेंच वेनिला लिमिटेड, ये 15 मार्क का क्वेश्चन है, ये बहुत मजे का क्वेश्चन है, पास पेपर्स का क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा इसे अटेम्प्ट करो प्लीज। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो प्लीज। हैंड आउट ऑलरेडी शेयर्ड है, मैं चाहूंगा ये पास पेपर्स का क्वेश्चन है, इसे अटेम्प्ट करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सर एक क्वेश्चन है। जी सर जी ये जो दो रेट दिए हुए हैं सर, एक इम्प्लिसिट रेट है और एक सर ये बॉरोइंग रेट है सर, इसका क्या डिफरेंस होता है? क्या करते हैं सर इसको? सर आवाज आ रही है आपको? जी बच्चा। सर जी मैं कह रहा हूँ कि सर यहाँ पे दो रेट मतलब गिवन है सर, एक इम्प्लिसिट रेट है सर, दूसरा सर इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है सर, ये जरा समझाते हैं। अच्छा देखो, ये मैंने लास्ट सेशन में भी जब हम लेसी का कर रहे थे ना, तो उस पर हमने बात की थी कि सर लेसी के पर्सपेक्टिव से ना हम यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट IRR, अगर लेसी का IRR दिया हुआ हो। अगर लेसी का IRR नहीं दिया हुआ है तो आप लेसी का IBR यूज करोगे। सर दोनों में फर्क क्या होता है, ये हमने IFRS 9 में भी देखा था कि IRR जो होता है ये वो रेट होता है जहां आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो जो है वो जीरो हो जाते हैं या आपके फेयर वैल्यू के बराबर हो जाते हैं। और IBR क्या होता है सर? इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, ये रेट होता है कि अगर तो लेसी बैंक के पास जाता लोन लेने के लिए सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का और वो रेट मांगता, तो बैंक जो उसको रेट ऑफर करता वो IBR करता। ये तो थी टेक्निकल बात जो तुम्हारी प्रैक्टिकल ग्रूमिंग के लिए जरूरी थी। अलबत्ता पेपर पर्सपेक्टिव से अगर तो लेसी का IRR दिया हुआ है तो वो यूज करोगे, अगर लेसी का नहीं दिया हुआ तो आप लेसी के लिए IBR यूज करोगे और लेसर के लिए आप हमेशा IRR यूज करोगे। अगर तुम ये सवाल पढ़ो तो इसके अंदर वो बोलता है FVLL हैज इनकॉर्पोरेटेड इम्प्लिसिट रेट IRR of 15% which is not known to CCL, मतलब CCL को IRR नहीं पता। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ CCL इज 16%। तो जल्दी से बताओ लेसी के लिए कौन सा रेट यूज करोगे, जल्दी से बताओ। सिक्सटीन लेसी के परसेंट लिए सर। कौन सा रेट यूज करोगे? 16%। हाँ और अगर 16%। क्यों? क्योंकि लेसी को तो IRR पता ही नहीं है। अलबत्ता लेसर के लिए कौन सा रेट यूज करोगे? लेसर के लिए आप वही 15% यूज करोगे। आई होप आपको क्लियर है बच्चा, आई होप बच्चा सही है आपको सर। क्लियर है। यस सर, क्लियर हो गया सर। चलो थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त, जल्दी जल्दी छेती छेती करेंगे।
हाँ भाई, सॉल्व हो गया या मैं करवाऊं? सर फॉर लेसर पर्सपेक्टिव इंडिकेटर्स फाइनेंस लीज पूरे नहीं हो रहे तो क्या फॉर लेसर? हाँ, अरे जबरदस्त, छा गया है, बहुत अच्छे। आरिफ का सवाल था कि सर लेसर पर्सपेक्टिव से जो है वो फाइनेंस लीज का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा तो क्या वो ऑपरेटिंग लीज होगी? जी बिल्कुल होगी, अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा तो। जबरदस्त। मैं करवाऊं सर या कर रहे हो? मैं करवा दूं? जी बच्चा, ये बचपन में पढ़ा था ना हमने कि अगर रेंटल रेट को हम क्वार्टरली रेट में चेंज कर लेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट हमेशा एनुअलाइज्ड होता है। अगर क्वार्टरली पेमेंट है तो रेट को भी आप जो है वो क्वार्टरली लोगे, यानी अगर 16% है तो डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे। बिल्कुल सही बोला आरिफ।
हाँ बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, मुझे 1 मिनट दो, डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। लेट्स डिस्कस दिस। बोलता है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 इन द बुक्स ऑफ FVLL एंड CLL टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। सर हमें FVLL भी और CCL टू की बुक्स में हमें 31 दिसंबर 2019 की एंट्रीज बनानी है। सर 1 जनवरी 2019 को फ्रेंच वैनिला परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग ₹200 जिसकी यूजफुल लाइफ थी 8 साल। रेजिजुअल वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज 16 मिलियन। रेजिजुअल वैल्यू जो है वो 16 मिलियन है। ऑन 1 फरवरी 2019 को FVLL entered into a lease agreement for this machine। 1 फरवरी को लीज एग्रीमेंट में एंटर हुआ FVLL। जल्दी से बताओ ये जो 1 फरवरी है, अच्छा किस में पढ़ते हैं, फिर सवाल करता हूँ। विद द कॉटन कैंडी लिमिटेड फॉर अ नॉन कैंसलेबल पीरियड ऑफ 2.5 साल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2019। बताओ ये जो 1 फरवरी की जो डेट है उसको क्या बोलेंगे, और ये जो 1 मार्च की डेट है उसको क्या बोलेंगे, जल्दी से बताओ। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है 1 फरवरी को, जो कि इफेक्टिव है 1 मार्च को। जल्दी से बताओ डेट को क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी मैसेज करके बताओ, हमने पढ़ा है। अच्छा जी, तो सर अब हम बात करते हैं। बिल्कुल सही बोला कि सर 1 फरवरी जो है वो इंसेप्शन डेट है और 1 मार्च कमेंसमेंट डेट है। हमारे लिए फॉर और प्रैक्टिकल पर्पसेस 1 मार्च इज रिलेवेंट डेट। अंडर द एग्रीमेंट 8 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 12 मिलियन आर टू बी पेड। 8 इंस्टॉलमेंट 12 मिलियन की पे करनी है ऑन क्वार्टरली इन एरियर्स कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर दैट इज 30 नवंबर 2019। सर हमें जो पेमेंट करनी है वो 1 मार्च से नहीं करनी क्वार्टरली, वो हमें 30 नवंबर से करनी है, यानी 3 क्वार्टर बाद, यानी मार्च अप्रैल मई पहले क्वार्टर पे नहीं करनी, जून जुलाई अगस्त दूसरे पे भी नहीं करनी, अगस्त सितंबर जून जुलाई मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तीसरे जो थर्ड क्वार्टर है उसके एंड से करनी है हमें। और हर क्वार्टर के एंड पर करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम 30 नवंबर। तो पहली जो मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा वो 30 नवंबर को पे करूंगा, तो दूसरी कब करूंगा, दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी के एंड पर। फिर तीसरी कब करूंगा, मार्च अप्रैल मई, मई के एंड पर। फिर चौथी कब करूंगा, जून जुलाई अगस्त, अगस्त के एंड पर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर है, आई होप बच्चों आपको क्लियर है। फिर ये बोलता है FVLL has incorporated implicit rate of 15% per annum। जो लेसर का रेट है वो 15% है, which is not known to CCL, जो कि लेसी को नहीं पता। अगर तो लेसी को पता होता तो हम 15% ही लेसी के लिए लेते, CCL के लिए। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ CCL इज 16%। तो सर हम जो CCL के लिए रेट लेंगे वो 16% लेंगे। सर IRR जो है वो रेट होता है जिसके ऊपर आपके कैश फ्लोज जो है वो जीरो हो जाते हैं। IBR वो रेट होता है जो कि इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट होता है। अगर लेसी बैंक से लोन लेने के लिए जाए तो उसको क्या रेट पड़ेगा, वो IBR कहलाता है। अच्छा अब ये बोलता है 1 अप्रैल 2019 को CCL completed installation of the machine at the cost of 4 मिलियन and put it into use। सर जल्दी से बताओ हमारे लिए जो रेलेवेंट डेट होगी वो 1 मार्च होगी या 1 अप्रैल।
एसेट जो यूजेबल कंडीशन में आया है वो 1 अप्रैल को आया है। हमें पता है सर IFRS 16 के तहत जो डेट होती है रिलेवेंट वो आपकी कमेंसमेंट डेट होती है रादर देन यूजेबल कंडीशन वाली डेट। ये हमने कैटेगोरिकली पता है। तो ऑल दो हमने एसिड जो हमारा जो एसिड यूजेबल कंडीशन में आया है वो 1 अप्रैल को आया है, मगर हमारे लिए जो रेलेवेंट डेट है वो 1 मार्च है कमेंसमेंट डेट। तो सर हम जो डेप्रिसिएशन ROUA पे चार्ज करेंगे वो 1 मार्च पे करेंगे। दिस इज वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन IAS 16 वाला एसिड और IFRS 16 वाला एसिड, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। बोथ कंपनीज फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सर दोनों कंपनीज जो है वो डेप्रिसिएशन के जो है वो क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड चार्ज करती हैं। तो आओ सर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो हमने क्या करनी है, लीज लायबिलिटी निकाल लेनी है। लीज लायबिलिटी आ जाएगी तो फिर हमारे पास ROUA आ जाएगा। अच्छा, अगर तुम एक बात नोट करो तो लेसी के लिए तो हमने फाइनेंस लीज यूज करनी है। अगर लेसर के पर्सपेक्टिव से बात करो तो लेसर क्या यूज करेगा, ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंस लीज? लेसर को क्या यूज करना चाहिए? ऑपरेटिंग लीज। सर अगर तुम एक बात नोट करो तो लेसर के लिए हमें कंडीशंस को देखना होता है, वो 5-6। इस सवाल के अंदर कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो लेसर तो ऑपरेटिंग लीज यूज करेगा। तो आओ सर इसी सोच के साथ हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सर सबसे पहले तो हमने जो है, अच्छा हमें ये पता है, याद रखो जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो हमेशा एनुअलाइज होता है अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो। लेसी के लिए जो हमारा रेट है एनुअल वो 16% है। चूंकि हमारी क्वार्टरली पेमेंट है तो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाई 4 करूं तो मेरे पास आ जाएगा क्वार्टरली रेट 4%। अब सर जरा एक बात नोट करो, सबसे पहले तो मैंने लीज पेमेंट्स को जॉट डाउन कर दिया। जो मेरी लीज पेमेंट्स है उसको मैंने जॉट डाउन कर दिया डेट्स के साथ। सर जो पहली लीज पेमेंट है वो कब है? 30 नवंबर 2019, खुद बोल रहा है ना। फिर दूसरी 12 की 28 फरवरी को, फिर 31 मई, फिर 31 अगस्त, फिर 30 नवंबर। इसी तरीके से टोटल 8 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। अब सर मुझे एक बात बताओ, अब ये जो 30 नवंबर वाली पेमेंट है अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेता हूं तो ये कब की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी? क्योंकि एक क्वार्टरली रेट है तो एक क्वार्टर पहले की आ जाएगी। यानी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो कब की आएगी? 31 अगस्त की आएगी। अगर मैं इसको देखो, फॉर्मूला देखो, मैंने बोला कि भाई ये जो फैक्टर है ना, अगर मैं इसको 1 से पीछे खींचूंगा तो ये एक क्वार्टर पीछे आ जाएगा। अरे भाई मैं क्या करता था, पहले 1 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट रेट की पावर 1 करता था तो एक साल पहले पीछे आ जाता था क्योंकि रेट एनुअल होता था। अब चूंकि क्वार्टरली रेट है तो अगर तो मैं फैक्टर से डिवाइड करूंगा इस लीज पेमेंट को तो एक क्वार्टर पीछे आ जाऊंगा। तो सर मैं एक क्वार्टर पीछे आया तो वो कितनी बन गई प्रेजेंट वैल्यू? 11.538। फिर इसी तरीके से 28 फरवरी जो है वो 2 क्वार्टर पीछे 31 अगस्त से। तुम्हारे दिमाग में कीड़े आ रहे होंगे कि सर हमारी तो जो डेट है वो तो 1 मार्च है, आप 31 अगस्त पे क्यों प्रेजेंट वैल्यू को ला रहे हैं? अभी होला हाथ रखो, सुनते रहो, बताता हूं। फिर इसी तरीके से 28 फरवरी को आप 2 क्वार्टर पीछे लेकर आ गए तो ये 31 अगस्त के ऊपर इतनी थी। फिर इसी तरीके से 31 मई को 3 क्वार्टर पीछे लेकर आ गए क्योंकि 28 अगस्त तुम्हें 31 अगस्त पे ले जाना है। इसी तरीके से 31 अगस्त को तुम जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट पीछे लेकर आ गए, 4 क्वार्टर पीछे लेकर आ गए क्योंकि तुम्हें 31 अगस्त पे आना है। इसी तरीके से 30 नवंबर, 28 फरवरी, 31 मई, 31 अगस्त। तो सर ये जो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आई है ये आपके पास आई है अगस्त के एंड पर। मगर सर आपको पता है कि आपको जो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए वो तो 1 मार्च के एंड पर चाहिए। तो आपको 30 अगस्त से कितने क्वार्टर पीछे जाना है? 2 क्वार्टर। अगस्त, जुलाई, जून 1 क्वार्टर और मई, अप्रैल, मार्च 2 क्वार्टर। तो सर ये जो 80.79 है ये 30 अगस्त की प्रेजेंट वैल्यू है। अगर इस 80.79 को मैं 2 क्वार्टर और पीछे ले जाऊं तो क्या मेरे पास 1 मार्च की वैल्यू आ जाएगी 74.69। तो ये मेरे पास 1 मार्च की वैल्यू आ गई। मानते हो या नहीं मानते? क्या आप लोगों को क्लियर है लीज लायबिलिटी कैसे आई है?
सर अगर आपको पीछे जाना ही था तो फिर आप मतलब ये कुछ समझ नहीं आया कि आपने भी इसको अलग से क्यों शो किया। कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती। अगर मैं डायरेक्टली ले जाता ना तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती। तो पहले मगर मैं क्या हमारा सिस्टम एग्जामिनर लेकर हमारी आया। बात को कैच कर पाएगा सर। सॉरी। मैं कह रहा हूँ अगर क्या हमारा एग्जामिनर जो है वो हमारी इस बात को कैच कर पाएगा, क्योंकि ये तो खैर आपने हमें एक्सप्लेन कर दिया, अच्छा, मगर मुश्किल होगा कि सामने वाले के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमारा एग्जामिनर इस बात को कैच कर पाएगा। एक चीज याद रखो बच्चा, जो तुम्हारा एग्जामिनर है ना वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सही है, और वो नन्ना काका नहीं है। आप जो वर्किंग करते हो ना, एज फार एज इट इज लॉजिकल, सही है, एग्जामिनर के लिए वो एक्सेप्टेबल होती है। तो याद रखो एग्जामिनर को हमेशा एज एन इंटेलिजेंट लेमैन समझो। यानी तुम अपनी वर्किंग पूरी दिखाओ, मगर ये मत सोचो कि यार एग्जामिनर को समझ आएगा या नहीं आएगा। एज फार एज इट इज लॉजिकल इट्स टोटली फाइन। समझ रहे हो? सर हम अगर कोई और वर्किंग से निकालना चाहें, भाई वर्किंग आपकी मर्जी है, आप जैसे भी करना चाहो। एज फार एज वर्किंग इज लॉजिकल इट्स फाइन विद द एग्जामिनर। मैं वापस सर रिपीट कर रहा हूँ, एज फार एज वर्किंग इज लॉजिकल, आप जो भी वर्किंग बनाओ, हो सकता है कि कुछ बच्चे थोड़ी सी अलग तरीके से इसकी वर्किंग बना रहे हो। एज फार एज योर आंसर रिमेन्स द सेम इट्स टोटली फाइन। आई होप बच्चों आपको क्लियर है। सर जी। आई होप बच्चों आपको क्लियर है। राशिद बाबू सर क्लियर है? सर क्वेश्चन है। हाँ पूछो बच्चा। सर ये 80.79 से हम 74 पे कैसे गए हैं सर, ये चीज समझ नहीं आई। अच्छा देखो मेरा बच्चा, आपको पता है ना कि जब आप फैक्टर लेते हो तो वो एक पीरियड पीछे लेकर आ जाता है। बिल्कुल सर। तुम्हारी ये जो 30 नवंबर की पेमेंट है, जब तुमने इसको एक क्वार्टर पीछे लेकर गए तो ये कौन से क्वार्टर के ऊपर आ गया? 31 अगस्त के क्वार्टर पर आ गया। ऐसा ही है। यस सर। यस सर, सही है। अब मुझे बताओ मेरा बच्चा, आपकी जो लीज कमेंसमेंट डेट है वो तो 1 मार्च है। बिल्कुल सर। तो 31 अगस्त से 1 मार्च के दरमियान कितने क्वार्टर का फासला है? 31 अगस्त से 1 मार्च में 6 महीनों का। मार्च, दो अगस्त। दो का ना, यस सर, मार्च दो। अप्रैल मई एक दो। क्वार्टर, जून जुलाई अगस्त दो यस सर। क्वार्टर। यस सर। इसका मतलब है कि 31 अगस्त पे जो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आई है सारे कैश फ्लोज की, वो आई है 80.79। अगर तो इसको मैं 2 क्वार्टर पीछे ले जाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? 80.79 जो है उसको जो भी इंटरेस्ट का फैक्टर है उससे मैं डिवाइड कर दूंगा और उसकी पावर 2 ले लूंगा। मानते हो या नहीं मानते? बेहतरीन हो गया सर। ठीक है। तो ये मेरे पास 74.69 ऐसे आई है। ठीक है बच्चा? यस सर, समझ आ गया। चलो जबरदस्त। आई एम श्योर आप लोग दूसरे के भले के लिए तस्वीर लेके ग्रुप पे भी डाल रहे होगे। अच्छा सर आ जाओ, स्केड्यूल बना लेते हैं। अब कुछ टीचर्स इस तरीके से बनवाते हैं, कुछ टीचर्स इस तरीके से, तो मैं दूसरा वाला स्केड्यूल देख रहा हूँ जो कि मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। अमोटाइजेशन स्केड्यूल पूरे 8 सालों का बना दिया है मैंने। सर 1 मार्च को जल्दी से बताओ ओपनिंग कितनी होगी? 74.69। सर लीज लाइबिलिटी कितनी होगी? 74.69। सर ये कहां से आई? अरे भाई अभी तो निकालिए, ये रही। सर कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा? नहीं, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। 1 मार्च पे तो कुछ भी चार्ज नहीं होगा। कोई रेंटल पे करूंगा? नहीं। तो क्लोजिंग भी आ गई 74.69। अच्छा सर अब एक क्वार्टर बाद आपकी यही ओपनिंग बन जाएगी। इंटरेस्ट चार्ज होगा? यस सर, एक क्वार्टर का चार्ज होगा। कोई रेंटल होगा? नो। तो ये क्लोजिंग आ गई 31 मई की, 30 मई की। फिर यही ओपनिंग बन गया 31 अगस्त का। फिर आपने इंटरेस्ट चार्ज किया एक क्वार्टर का, कोई पेमेंट हुई? नो। तो ये 31 अगस्त की वैल्यू आ गई। फिर 30 नवंबर की ओपनिंग आ गई। फिर आपने इंटरेस्ट चार्ज किया 3 महीने का। अब पेमेंट आ रही है 12 की, तो क्लोजिंग आ गया ये। फिर ये ओपनिंग बन गया 28 फरवरी का। फिर इंटरेस्ट चार्ज किया 3 महीने का, फिर रेंटल पे किए, फिर क्लोजिंग आ गई। फिर तुम्हारी ये अगले साल अगले क्वार्टर की ओपनिंग हो गई 31 मई की। फिर इंटरेस्ट चार्ज किया 3 महीने का, फिर रेंटल पे किया, फिर क्लोजिंग आ गया। तो देखते ही देखते 8वीं इंस्टॉलमेंट के एंड पर ये जीरो हो चुका है। तो सर अमोटाइजेशन स्केड्यूल क्लियर है? अमोटाइजेशन स्केड्यूल क्लियर है? किसी के दिमाग में कीड़े, किसी के दिमाग में फतूर, मुझसे बात करो।
मुझसे बात करो, मुझसे बात करो प्लीज। नहीं करनी बात, किसी को भी नहीं करनी मुझसे बात। सर जी ये नवंबर तक का जो प्रिंसिपल अमाउंट निकलेगा तो ये पिछला पूरा इंटरेस्ट उसमें से निकालेंगे ना, 30 हाँ ना, नवंबर 19 का। यस 2.99 भी होगा, 3.11 भी, 3.43 भी यस होगा इसमें। ठीक है जी सर। जरिया बेटा, ये लीज के डॉक्यूमेंट में बिल्कुल ये ग्रुप पे दिया हुआ है। अच्छा यार, ये एक सवाल आया है इस बच्ची का कि सर ये 2.99 ये जरा इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये जो है, अरे भाई कुछ नहीं किया है मैंने, जो भी तुम्हारा ओपनिंग है ना, जो भी तुम्हारा ओपनिंग है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है क्वार्टरली रेट से, मल्टीप्लाई बाई आई, क्योंकि ये खुद क्वार्टरली है तो हमें किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे 74.69 है, एक करके बता रहा हूँ, इंटू 0.04। सही है बच्चा, जो भी ओपनिंग है उसको मल्टीप्लाई बाई आई कर दिया है। आओ सर आगे बढ़ते हैं। सर अब एंट्रीज बना लेते हैं। सर 1 मार्च को ROUA डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और आपको याद है एक हमने इंस्टॉलेशन की थी और हमें पता है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की वजह से ROUA डेबिट होता है। तो ये देख लो 1 अप्रैल को ही मैंने ROUA डेबिट किया 4 से और कैश क्रेडिट किया 4 से। फिर किसी बच्चे ने याद है लास्ट टाइम जब हम लोग कर रहे थे तो पूछा था कि सर जो है वो एंट्री क्या हम लोग पास कर सकते हैं कंबाइन, तो मैंने बताया था जी बिल्कुल। तो सर देख लो 30 नवंबर को हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस जो था वो 9.33 था। सर ये कैसे आया? सर ये तीनों का एडअप है 1 मार्च से 30 नवंबर तक का 9.33 का इंटरेस्ट आया। सर ये 9.33 कैसा आया? अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल अगर तुम देखो, अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में सर 2.99 ये 9.33 ऐसे बना है, शुरू के 3 को मिला के बना है। सही है सर। कैश आप 12 पे कर रहे हो तो इन दोनों के डिफरेंस से क्या हो रहा है? लीज लायबिलिटी कम हो रही है। फिर 31 दिसंबर पर आपने इंटरेस्ट बुक किया। सर 31 दिसंबर पर ये 0.96 कैसे बुक किया है? सर अगर तुम देखो तो 28 फरवरी का जो तुम्हारा आ रहा है, जो 28 फरवरी का तुम्हारा आ रहा है वो 2.88 आ रहा है, ये एक क्वार्टर का है। ये जो 2.88 है ये कब से कब तक का है? ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी का है। ये है 2.88। अगर तुम इसको डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो तुम्हारे पास एक महीने का आ जाएगा 0.96। मानते हो या नहीं मानते? किसी के दिमाग में कीड़े, किसी के दिमाग में फतूर, मुझसे बात करो। और फिर 31 दिसंबर को तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। 31 दिसंबर को तुमने डेप्रिसिएशन, सर कैसे डेप्रिसिएशन कैसे? सर जो भी ROUA था उसको डिवाइडेड बाई लीज टर्म कर दिया और इनटू 10/12। क्यों? क्योंकि तुमने मार्च से लेके दिसंबर तक जो है वो लिया है। मानते हो या नहीं मानते? सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट हुआ सर? सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है आपने कुछ नहीं किया, आपका जो ROUA था, ROUA कितना था? 78.69, इसको डिवाइडेड बाई 2.5 ईयर्स किया, मल्टीप्लाई बाई 10/12 किया है। आई होप बच्चों आपको क्लियर है। लेसी की अकाउंटिंग क्लियर है बच्चों? लेसी की अकाउंटिंग क्लियर है बच्चों? तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो और अगर कोई सवाल है तो मुझसे कर लो, अगर कोई सवाल है तो मुझसे कर लो। चलो अब लेसर के सर जी पर्सपेक्टिव से तो बहुत आसान है। हाँ मुजम्मिल। सर जी जब मैंने ये सर ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो सर मैंने लेसर के अंदर सर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करवा दिया था मैंने, क्योंकि मेरे उसमें ऑपरेटिंग लीज था। तो सर यहाँ वहाँ भी होगा, यहाँ पर भी सर चार्ज होगा ये डेप्रिसिएशन? जी बिल्कुल बच्चा, दोनों का चार्ज होगा। अच्छा ठीक है अभी सर। देखो लेसर का भी हम करते हैं, लेसर का देख लो। सर लेसर की बुक्स में ये देख लो, लेसर जो है PP डेबिट कर रहा है 200 से, कैश क्रेडिट कर रहा है 1 जनवरी को। फिर 30 नवंबर को कैश डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट 12 से, और 31 दिसंबर को रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट 20 से। सही है सर। ये कैसे आई? सर 12 मिलियन जो है वो अगर आप एक बात नोट करो, इंटू 8 इंस्टॉलमेंट्स डिवाइडेड बाई 30,
into 10 months। सर हमें कुछ की तो मिल गई है ना, बाकी को जो नहीं मिली वो रिसीवेबल है। और इसी तरीके से 31 दिसंबर पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है। सर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया आपने? 200 का एसेट था, 200 का एसेट था, रेजिजुअल वैल्यू थी 16, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 8। तो सर इस तरीके से डेप्रिसिएशन आ गया। आई होप बच्चों लेसर की बुक्स का आपको क्लियर है। इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो, इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो, इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो। तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो। अरे बेटा लीज का मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने शेयर किया है ना, कोई बच्चा यार लीज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक तो तुम लोग यार ग्रुप पे जो है ना पता नहीं कहाँ चले जाते हो। यानी मैं बार बार शेयर करके देखो, मैं ग्रुप में से ही जो है वापस शेयर करता हूँ तुम लोगों को। वापस शेयर कर देता हूँ मैं। एक काम करो, ये जो मैं जितने भी डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ ना, वापस से शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पे, रुक जाओ, सारे शेयर कर रहा हूँ। इसमें से लीज वाला ले लो, लीज क्वेश्चंस। IFRS 16 के पास पेपर क्वेश्चन भी, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, रिसीव हो गया। लीज क्वेश्चन अपडेट 2 के नाम से उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो सर अल्लाह का शुक्र है, वी आर डन विद द लीज वाला एरिया। अब सर ये क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करो। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह जो है कल जो है हम लोगों का, कल हम लोग जो है आधा एक घंटा पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे, IFRS 9 और IFRS 8। फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है जो इस दफा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार्ट करेंगे। सर अगर कोई सवाल है तो मुझसे कर लो। आगे पढ़ना है आज या इतना ही काफी है? व्हाट डू यू से पीपल, आगे पढ़ना है या इतना ही काफी है? सर कल इंशाल्लाह हम लोग एक इम्पोर्टेंट बट बड़ा प्रिसाइज सा स्टैंडर्ड करेंगे, और कल हम लोग आधा पौना घंटा IFRS 9 और IFRS 8 के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या चलो IFRS 15, 16, IS 1 आर द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स। नो, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सर अभी फिर ऑफ करते हैं इंशाल्लाह। जिस पेज से हम लोग जा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग अपने दोस्तों यारों से भी कंपेयर करते होगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अहेड, और ऑलमोस्ट आई वुड से कि इफ नॉट तो हम लोग जो है जितने भी लीडिंग प्लेयर्स हैं हम लोग सबके साथ ही चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? इंशाल्लाह IS 41 करवाऊंगा, फिर इंशाल्लाह कंसोलिडेशन स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो सर विल देयर बी टेस्ट एंड स्टफ फॉर चैप्टर्स कवर्ड? यस बिल्कुल जरियाब, इसके ऊपर कल बात करते हैं। अभी छुट्टी करो, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।